बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले जो चीज डिस्कस करेंगे, रिसेंटली जो हमने देखा है एलजीएनएस की जो प्राइस है उसके अंदर काफी हमें थोड़ा सा डिप नजर आया है, काफी करेक्शन नजर आई है। तो ये देखो एलजीएनएस के साथ नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा और भी कॉइन है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा कॉइन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिप हुए हैं, कह लें कि उनके अंदर करेक्शन देखने को मिली है। अब जनरली मैंने देखो आप लोगों को क्लियरली बताया है, अब जितने लोग सेशन में आते हैं वो तो सीख जाते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर होते हैं कसम से कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, लीडर्स हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं है, कख पता नहीं है कि चीजें काम कैसे करती हैं। सिर्फ बातें और बातें और बातें। तो ये भाई देखो आपकी वैल्यू ऐसे कभी मार्केट के अंदर नहीं बनेगी, ठीक है। आप बात करें तो चार लोग सुनने वाले भी समझे कि बातें, बंदे की बातों में वजन है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर एक चीज, एक प्रोग्राम है, ठीक है, अगर उसकी जो प्राइस है या उसकी जो वैल्यू है वो डाउन की तरफ जा रही है, तो आपका काम है इसको अब ऑब्जर्व करना, उसका मुशाहिदा करना, उसको चेक करना, उसको सर्च करना, ठीक है, कि ये जो वैल्यू क्रेश हो रही है, वैल्यू डाउन की तरफ जा रही है, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, रीजनिंग क्या है इस डाउनफॉल की। अगर रीजनिंग में देखो दो तरह की रीजन हो सकती हैं। एक जिसको मैंने आप लोगों को कहा था येलो फ्लैग, दूसरा मैंने आपको कहा था रेड फ्लैग। येलो फ्लैग के अंदर क्या आता है? येलो फ्लैग के अंदर आता है, देखो मार्केट के अंदर एक बेचैनी, एक दो मेंबर ने बड़ी अमाउंट सेल कर दी, टोकन का रेट थोड़ा डाउन हो गया, बाकी देखा देखी में सेल कर रहे हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई ग्लिच नजर आया, देखो ये भी बाज़-औक़ात होता है कि प्लेटफॉर्म के इनर प्रोटोकॉल के अंदर कुछ भी मसला नहीं होता, जस्ट एक इंटरफेस पे वेबसाइट पे कोई ग्लिच होता है, वेबसाइट पे एपीवाई कुछ ऊपर नीचे नजर आ गई, टोकन की सप्लाई ऊपर नीचे नजर आ गई, टोकन का रेट ऊपर नीचे नजर आ गया, आपकी स्टेकिंग ऊपर नीचे नजर आ गई, ये वेबसाइट के ग्लिच होते हैं। आपका फंड, आपकी सारी चीजें, वो सब कुछ ब्लॉकचेन के ऊपर तो साफ सही होता है, लेकिन चूंकि वेबसाइट के अंदर कोई ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से वो गलत शो हुआ। अब ये चीजें अगर आप देख के सेल करने के लिए मार्केट में चले जाएं, चार लोग देख के आपको सेल कर दें, और फिर उन चार लोगों को देखकर 10-12 लोग और सेल करते हैं, तो ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर। और इस जो ना कह लें कि यके बाद दीगरे सेलिंग का जो एक सिलसिला होता है ना, वो इस मुकाम पे आके खत्म होता है कि टोकन बिला वजह डाउन चला जाता है। मतलब टोकन के उस डाउन के पीछे वजह कोई भी नहीं है, जस्ट लोग सेल कर रहे हैं और पैनिक सूरत हाल मार्केट में बनी पड़ी है। तो ये देखो येलो फ्लैग होता है, जब भी येलो फ्लैग होता है, तब येलो फ्लैग आपको नजर आए तो उसमें आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है, वेट करना है ठंडे दिमाग से, बिल्कुल एक जो ना कह लें कि कूल होके चीजों को डील करना होता है। और ऐसे मौके में 100% चांस होते हैं कि दोबारा जैसे ही ये मामला थमेगा, टोकन या वो जो प्रोग्राम है उसकी वैल्यू दोबारा बहाल हो जाएगी, उसकी जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर वो दोबारा बहाल हो जाएगा। दूसरा होता है हमेशा रेड फ्लैग, जिसमें सिस्टम की तरफ से कोई फाल, लेट्स से कि सिस्टम के अंदर कोई स्कैम हुआ, कोई हैक हुआ, इनर वैलेट के अंदर से कोई डॉलर चुराए गए, कोई इस तरह का हैकिंग सीन जो ना हुआ है। तो ये वो चीजें हैं जो मतलब कह लें कि मार्केट के अंदर जब नजर आती हैं आपको, सिस्टम के अंदर प्रोटोकॉल कोई खामी के अंदर कोई खामी नजर आती है प्रोटोकॉल के अंदर, तो फिर समझ जाएं कि अब वो वक्त आ गया है, आप एग्जिट ले सकते हैं। तो रीसेंट क्रैशेस के अंदर देखो सबसे पहली चीज, जब भी टोकन का रेट डिप करता है, इस तरह की अनसर्टिनिटी होती है, मैं हमेशा ऑन चेन आता हूँ। ऑन चेन का मतलब है कि ब्लॉकचेन के ऊपर आके खुद चेक करो कि मसला क्या है, टोकन की वैल्यू क्यों गिर रही है। अगर इसके पीछे कोई मसला नहीं है तो फिर ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब रिसेंट जो क्रैश जो हमें देखने को मिला है, मतलब अब मैं दोबारा रख लेता हूँ, रिसेंटली जो हमें थोड़ा सा मार्केट के अंदर टोकन की करेक्शन देखने को मिली है, इसके पीछे येलो फ्लैग था। सिर्फ देखा देखी के अंदर लोगों ने सेल किया, और इस देखा देखी का मेन रीजन एपीवाई का गिरना था, जबकि लोगों को ये पता ही नहीं कि एपीवाई होती क्या है। बस उन्होंने देखा सुना था कि 0.2 से एपीवाई कम नहीं होती है और वो हो गई है, अब सेल कर दो। भाई समझो तो सही एपीवाई होती क्या है। अब यहाँ पे एलजीएनएस के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, तो देखो कुछ चीजें हैं जिस तरह की ये लिक्विडिटी, जब तक लिक्विडिटी अपने आप बराबर है 440 मिलियन डॉलर और ऊपर की तरफ जा रही है, सडन क्रैश इस लिक्विडिटी के अंदर नहीं आता, तब तक मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त पैसा मौजूद है एलजीएनएस के अंदर। लेट्स से अचानक से लिक्विडिटी क्रैश कर जाती है 300 मिलियन डॉलर तक, भाई एग्जिट करने का टाइम आ गया है।
अचानक से लिक्विडिटी के अंदर 100-200 मिलियन डॉलर की यकदम कोई जो है ना इस तरह की एक्टिविटी नजर आती है, तो फिर एग्जिट करने का टाइम है। क्योंकि ये अगर देखो प्लेटफॉर्म कोई और चीज ना, मतलब एक अदन सडन से एक जो ना के लेके लिक्विडिटी जो है ना वैनिश हो जाती है, तो फिर ये रेड फ्लैग होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो तब तक आप निकल सकते हैं जब तक अगर कोई ऐसा वैसा मसला ना हो तो। लेकिन अगर सिर्फ ये वजह है कि बाय वॉल्यूम कम, सेल वॉल्यूम ज्यादा है और इस बना पर टोकन नीचे जा रहा है, तो फिर ये दोबारा बाउंस बैक करेगा। अब मैं देख रहा था, आपने भी कल शायद देखा होगा, अभी देखो वॉल्यूम क्या है, 40 मिलियन डॉलर है पिछले 24 घंटों का, ठीक है। 24 घंटों का वॉल्यूम 40 इक्वल है। इवन थोड़ा बाय ज्यादा है, ये देखो बाय के आगे क्या लिखा हुआ है, 0.6 और यहाँ पे 0.1। तो इसी वजह से देखो 0.43% आपको ज्यादा प्राइस के अंदर इस वक्त पंप नजर आया है पिछले 24 घंटे के अंदर। अगर हम 6 घंटों की बात करें तो 13 मिलियन डॉलर का वाई कहते हैं ओवरऑल, बाय सेल दोनों को काउंट करके। और यहाँ पे आप देखें तो 7 मिलियन डॉलर लोगों ने एलजीएनएस खरीदा है और 6 मिलियन एलजीएनएस को सेल किया है, ठीक है। 1 मिनट गई। फ्रेम के अंदर हमेशा टोकन की जो वैल्यू होती है ना वो आपको इंक्रीज होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो अगर बाय वॉल्यूम ज्यादा होगा, सेल वॉल्यूम कम होगा, तो हमेशा प्राइस कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब हमने एक चीज नोट की थी कल रात से जो है ना, जब ये थोड़ा सा अनसर्टिनिटी का माहौल था, तो इसमें ये 24 घंटों के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पे अगर 18 मिलियन डॉलर थे, तो यहाँ पे 23 मिलियन डॉलर थे। लगभग कोई 5 मिलियन डॉलर का डिफरेंस था यहाँ पे, ठीक है। 5 मिलियन, कोई 4 मिलियन का डिफरेंस चल रहा था। इस वजह से प्राइस के अंदर आपको जो है ना नजर आ रहा था, और कोई मसला नहीं था। प्रोटोकॉल भी वैसे काम कर रहा है, सिस्टम के अंदर तकरीबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वही काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बाइंग जो है ना वो कम है सेलिंग की निस्बत, और यही वजह है कि टोकन थोड़ा सा डाउन की तरफ डाउन की तरफ डाउन की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जैसे ही वो सेलिंग प्रेशर कम हुआ, मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी का जो माहौल था वो खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ। अब अगर पिछले 24 घंटों के अंदर देखें, बाय वॉल्यूम ज्यादा है, सेल वॉल्यूम ज्यादा है, और टोकन का रेट लगभग $8 हो गया। मतलब ये वही टोकन जो $7.55 तक गया था, अब दोबारा देखें $8 आ गया। तो यही चीज आपको समझनी है कि क्रेश किस वजह से है। अगर उसके पीछे कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आपको बगैर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर रीजनिंग है, लेट्स से कि कोई रेड फ्लैग है, देन उसके बाद आप देखो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब हम डिस्कस करेंगे एपीवाई। एपी देखो, मार्केट के अंदर ना दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट होता है एपीवाई का, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एपीआर का। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड और दूसरा होता है एनुअल परसेंटेज रिटर्न। या आप इसको जो है ना कह सकते हैं रिटर्न ही होता है तकरीबन, गालिबन मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म को, ठीक है। एनुअल परसेंटेज रिटर्न होता है और दूसरा आपके पास होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। तो एनुअल परसेंटेज यील्ड और एनुअल परसेंटेज रिटर्न में फर्क जो होता है ना वो बड़ा सिंपल है। ये जो आपका एपीवाई होता है ना, उसके अंदर एक तरह से जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप समझ रहे हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, और इसमें कंपाउंडिंग भी शामिल है। जैसे कि अब ये जो एपीवाई है ये कंसिस्टेंटली साल भर में चेंज होती रहेगी, कि अभी 56% एपीवाई है तो ये 57 भी हो सकती है और 55 भी हो सकती है। पहला डिफरेंस ये है, ठीक है, कि एपीवाई जो होती है ना, आपका परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो चेंज होता रहता है। दूसरा, इसके अंदर कंपाउंडिंग भी होती है। अगर आप एक एलजीएनएस इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक एलजीएनएस मिल गया, अब आपकी एपीवाई, आपका जो परसेंटेज है इस पर जो है ना लागू होगा, ठीक है। एपीवाई के अंदर ये होता है। जबकि एपीआर जो होता है ना, वो जो होता है वो एनुअल परसेंटेज रिटर्न होता है और ये फिक्स होता है। मतलब लेट से कि आपको 5% का प्रॉफिट मिलेगा, 10% का प्रॉफिट मिलेगा, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक फिक्स प्रॉफिट आपको मिला करेगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। तो एपीवाई और एपीआर के अंदर ये फर्क होता है। ये जस्ट आप लोगों को इसलिए समझाना, क्योंकि अक्सर और बेशतर लीडर्स क्या करते हैं, जब अपना बिटगेट ओपन करते हैं तो उनके सामने यहाँ पे अक्सर और बेशतर इस तरह का जो है ना नोटिफिकेशन आता है। अभी अगर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है ना वो किस तरह से नजर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेट का मसला है, नेट थोड़ा सा सही हो जाए, मैं दोबारा इसको कट करके दोबारा ये भी कट कर लेता हूँ।
और इसको मैं जो है ना दोबारा रख लेता हूँ। अक्सर व बेशतर यहाँ पे आपको एक चीज नजर आती है, ठीक है। वेट करते हैं, शायद हमें नजर आ जाए। आ, यार ने एक तो मोबाइल भी लीक कर रहा है, दूसरा नेट का भी इशू है। अभी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है 10%, ये एपीवाई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वापस चला गया। तो चले मैं कहीं और देख लेता हूँ। अक्सर एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एपीवाई होता है, दूसरा आपके सामने एपीआर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप जाएं तो यहाँ पे भी अक्सर वो बेशतर ये देखें, हाँ ये देखें, यहाँ पे आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, जो है ना यहाँ पे ये रिकमेंडेशन में भी अगर हम कोई और चेक कर लेते हैं, लेट से कि ये क्या है, ये यील्ड है। बहरहाल अगर यहाँ और आपका साल भर का 6.48% क्या मिलेगा, एपीआर मिलेगा। ये होता है एनुअल परसेंटेज रिटर्न होता है। मतलब मैं अगर स्टेक करता हूं तो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, ये फिक्स होता है। इसके अंदर कोई जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि हम जो कमा रहे होते हैं वो एपीवाई होती है, जो कि कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है। और ये कंसिस्टेंटली चेंज क्यों होती है, क्योंकि पूरे प्रोटोकॉल के ऊपर उसका डिपेंड होता है। कि अगर प्रोटोकॉल सही है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ एपीआर और एपीवाई को लाना सिर्फ इस वजह से कि आप यहाँ पे खुद चेक करें एपीआर या एपीवाई कितनी होती है। ये देखो मार्केट का एक जो है ना कह लें कि जो मार्केट के अंदर जो इस वक्त मिल रही होती है ना अच्छी जगहों पे, जो स्टेकिंग के ऊपर प्रॉफिट होता है, वो आप खुद देखें 5.6%, 6.48%। और ये शायद 3 महीनों या 5 महीनों के अंदर आपको मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लेट से कि आपको 6.48% मिलता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अर्निंग है 5%, ये तो ओरिजिन के अंदर आप मेरे ख्याल में 8-9 दिन के अंदर आपको इतना या कह लें कि 10-15 दिन के अंदर आपको इतना आता होगा। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ओरिजिन कितनी जबरदस्त एपीवाई दे रहा है। एपीवाई दे रहा है तकरीबन इस वक्त 800% के अराउंड। आप खुद चेक करें कि 800% और सिर्फ 6% में कितना फर्क है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आपको मार्केट का भी पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो एपीवाई होती है या एपीआर होता है वो किस लेवल का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और इसमें भी अगर टोकन लेट से के यहाँ पे आप ये जो एपीटी टोकन है ये स्टेक करते हैं, और एपीटी टोकन पर आपको एपीआर मिल रही है 6.48%, और एट द सेम टाइम टोकन अगर 12% गिर भी जाता है तो वो तो फायदा उधर ही आपका चला गया। सीधी बात है, रिटर्न तो आपको मिला लेकिन टोकन भी नीचे है। तो एलजीएनएस इस तरह से जो है ना सरवाइव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एपीवाई है और एपीवाई बहुत ज्यादा है, और ये कंसिस्टेंटली अपने आप को मेंटेन करता है, जिस वजह टोकन क्रैश नहीं करता। टोकन की वैल्यू हमेशा सस्टेन रहती है। इसके पीछे बुनियादी वजह ये है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखें पिछले 2 साल से एलजीएनएस रेगुलर बेस पे मिंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस कदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि फिर यही प्रोटोकॉल है जो इसको इतने तरीके से मेंटेन कर रहा है। वरना अगर किसी और टोकन की इस तरह से सप्लाई मार्केट के अंदर रेगुलर बेस पे आ रही हो ना, तो मैं कहता हूं उसकी प्राइस इस वक्त जीरो से भी नीचे होती। तो एलजीएनएस सस्टेन इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसका प्रोटोकॉल ऐसा बनाया गया है, इसका पूरा एल्गोरिदम ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे हर चीजें डायनामिक है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है। सबसे ओरिजिन की जो खास बात है ना वो यही है कि यहाँ पे कुछ भी स्टैटिक नहीं है। स्टेक स्टेबल रखना, स्टैटिक करना, ऐसे ही समझें कि ग्रेनेड रख रहे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। जबकि एपीवाई जो होती है वो अपने आप को मेंटेन करती रहती है कि इस वक्त कितना मिलना चाहिए। अभी अगर आप देखें तो इस वक्त एपीवाई मिल रही है, मैं आपको ये भी चल के दिखा देता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि एपीवाई एक्चुअली जनरेट यहाँ पे हमारे पास किस तरह से, कैलकुलेट किस तरह से होती है। देखो मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि खुद भी मैंने अभी इसका जो पूरा गिट बुक है उसको मैंने नहीं देखा हुआ। मैं खुद जरूर बयान करूंगा ताकि आपको मोटी मोटी चीजें समझ आ जाएं, ठीक है। कि ये जो एपीवाई ओरिजिन के अंदर होती है ये कैलकुलेट कैसे होती है, फिर इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से जो है ना ओरिजिन इसको साल से आप देखें तो काफी जबरदस्त एपीवाई थी। लेकिन जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ सिस्टम जो है ना अपने आप को मेंटेन करता है, अपने आप को जो है ना कह लें कि कैलकुलेट करता है कि कितना मिलना चाहिए और कितना नहीं, ठीक है।
तो ये जो है ना सेकंड अकाउंट है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, अब हम चलेंगे कहाँ पे, हम चलेंगे होम की तरफ, होम नहीं बल्कि हाँ होम, होम की तरफ। ये देखें, इस वक्त जो हमारे पास करंट एपीवाई चल रही है वो आप देखें तो कितनी चल रही है, ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो कह लें कि एपीवाई चल रही है वो 801.934%, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, इसको कान खोल के इस वक्त जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं वो आप थोड़ा सा इसको जो है ना इसको जो है ना समझ लें, और फिर आगे कभी आपसे कोई टीम आपका पूछे तो आपको पता होगी। ये जो एपीवाई होती है ना, मैंने आपको क्या बताया, ओरिजिन सिस्टम चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि ये डायनामिक है। अगर ये स्टेटिक होता ना तो कब का टोकन क्रैश कर चुका होता, कब का प्रोटोकॉल एक्स चुका होता, कब का सब कुछ खत्म हो चुका होता, अब तक हम ये मीटिंग्स वगैरह नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे वजह है इसकी, इसकी जो कह लें कि इसका जो डायनामिक प्रोटो, डायनामिक मतलब ये चेंज होता रहता है। मतलब कि लेट्स से कि अभी इसको खदशा है कि ये चीज होने वाली है, आगे से ही वो इसको मेंटेन कर लेता है। बात मेरी आप समझ रहे हैं ना। लेट से इस वक्त अगर एपीवाई चल रही है 800%, ठीक है, और सिस्टम को अभी लग रहा है कि नहीं, अब 800% थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इससे टोकन क्रैश कर सकता है, या इससे मार्केट के अंदर जो ना कह लें कि एक इस टोकन की कह लें कि सप्लाई ज्यादा हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इसको 790% कर लेगा। मतलब कि वो इसका जो एल्गोरिदमाइज सारा प्रोटोकॉल है ना, वो इस काबिल है कि चीजों को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। अब आप कहोगे कि ये कब होता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये हर 8 घंटे में होता है। जब भी रीबेस होता है, जब भी ये जो आपकी रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना टीजरी से, उसी टाइम ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं कि कितनी एपीवाई देनी है। उसी टाइम ये कैलकुलेट होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, अभी अगर आप यहाँ पे 3 लाइंस पे चेक करें और स्टेक पे आके ये चीज चेक करें, अभी नेक्स्ट रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होने में कितना टाइम है, 58 मिनट। तो 58 मिनट के बाद दोबारा सिस्टम सब चीजों को कैलकुलेट करेगा और इस नतीजे पे पहुंचेगा कि एपीवाई क्या देनी है, एपीवाई क्या रखनी है सिस्टम के लिए, जो सिस्टम के लिए ठीक हो। ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं या आप क्या चाहते हैं, या लीडर्स क्या चाहते हैं, इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, नेटवर्कर क्या चाहते हैं। सिस्टम किस काबिल है, सिस्टम के पास इस वक्त कितना रिसोर्स है और किस काबिल है, किस कैपेबल है, एपीवाई रखने के बाद सिस्टम खुद को और पूरे प्रोटोकॉल को, पूरे टोकन के टोकनोमिक्स को मेंटेन कर सकेगा। बात ये है जो सब लोगों को समझ नहीं आती। आपके एपीवाई डाउन जाने से इसका मतलब सिस्टम खुद से ये डिसीजन ले पा रहा है और ये सिस्टम के लिए ठीक है, तो आपको मुझे इस पर एग्री होना चाहिए। मतलब एक जनरल में व्यू दे रहा हूं। अगर टोकन देखो, हम चाहते हैं कि 800% एपीवाई ना हो बल्कि 900% हो, तो क्या आप ये चाहते हैं कि टोकन का जो रेट अभी चल रहा है वो $8 है और वो क्रेश कर जाए $5 तक, भले एपीवाई 900% हो लेकिन रेट तो $5 हो जाएगा। क्या आप ये चीज चाहते हैं, या यही चीज चाहते हैं कि 800% एपीवाई हो लेकिन सिस्टम भी बिल्कुल सस्टेन्ड हो, और आपकी जो एलजीएनएस टोकन की जो रेट है उसके अंदर भी सस्टेन, वो भी सस्टेन कर रहा हो, बड़ी स्टेबिलिटी हो, ठीक है। हम यही चाहते हैं और सिस्टम इसी के ऊपर रिलाय कर रहा है कि मार्केट के अंदर इस टोकन को लेकर और इस प्रोटोकॉल को लेकर स्टेबिलिटी हो, ठीक है। बात सारी ये है। तो अब जब ये 8 घंटे खत्म हो जाएंगे, मतलब ये 58 मिनट खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट 8 घंटे शुरू होंगे, चीजों को कैलकुलेट करेगा और पूरे प्रोटोकॉल के ऊपर जब नजर दौड़ाएगा तो सिस्टम इस नतीजे पे पहुंचेगा कि अभी एपीवाई क्या देनी है, जिससे तमाम सिस्टम, तमाम टोकनोमिक्स जो है ना, सारी चीजें मतलब सस्टेन, इसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। अब देखो, उसको लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ा, जो मैं आपको कैलकुलेट भी करके बताऊं कि कौन सी चीज कैलकुलेट करता है और कौन सी नहीं करता। तो ये इंशाल्लाह आने वाले सेशन में जब पूरे उस व्हाइट पेपर को पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं खुलासा आपको बयान करता चलूं कि सिस्टम जब 8 घंटे कंप्लीट होते हैं ना, तो एक फंक्शन जब कॉल होता है ये चीज चेक करने के लिए कि एपीवाई क्या देनी है, तो उसमें कुछ चीजें जो चेक की जाती हैं वो चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज जो चेक होती है ना, वो ऑफ कोर्स टोकन की मिंटिंग को चेक किया जाता है, तो हम इन सिंपल टर्म्स सप्लाई कहते हैं। मतलब टोकन कितना मिंट है या किस तरह से कितने रेट से मिंट हो रहा है, मतलब किस रफ्तार से मिंट हो रहा है,
ठीक है। एक ये चीज चेक की जाती है कि टोकन कितना मिंट है या किस रफ्तार से मिंट हो रहा है। दूसरी जो चीज चेक की जाती है कि टोकन स्टेकिंग पे कितने हैं, मतलब टोकन की जो स्टेकिंग रेशियो है वो क्या है। जब मार्केट के अंदर टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके बाद टोकन स्टेक कितना होता है। ये जो कुछ चीजें हैं ना, ये दो चीजें खास करके ये चेक की जाती हैं, टोकन मिंटिंग में कितना है, मिंटिंग रेट क्या चल रहा है, और दूसरा स्टेकिंग पे कितने टोकन है और किस स्टेकिंग रेशियो क्या है, मतलब लोग जो स्टेक कर रहे हैं वो स्टेक रेशो क्या चल रहा है। ये चीजें चेक की जाती हैं हर 8 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमाइन होता है कि क्या एपीवाई देनी है। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब इस पूरे लॉजिक को पढ़ूंगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन दो मेजर चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारे डेटा देखो मौजूद भी हैं, अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आके देखें, ये देखो एलजीएनएस की टोटल सर्कुलेशन में सप्लाई, ये चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आप यहाँ पे देखें कि इस वक्त रिस्क फ्री वैल्यू क्या है टीजरी एसेट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें लिक्विडिटी ऑन बाय प्रोटोकॉल, कितनी लिक्विडिटी है और क्या चीज है। हाँ ये देखें एलजीएनएस स्टेक्ड, आज जितने भी रिलीज हुए हैं उसमें से 84.95% जो है ना स्टेक हो रहे हैं, ठीक है। एलजीएनएस की स्टेकिंग की जो शर्रा है ना, वो यहाँ पे शर्रा आपको नजर आ रही है, ठीक है। रेशो आपको नजर आ रहा है कि एलजीएनएस की स्टेकिंग रेशो क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको एल्गोरिदम चेक करता है जब वो हर 8 घंटे के बाद फंक्शन कॉल होता है कि एपीवाई क्या देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद रनवे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो रनवे से ये पता चलता है सिस्टम के पास ऑलरेडी मिंटेड टोकन कितने हैं, सिस्टम के पास, जिसको मैं कह रहा था ना सप्लाई अवेलेबल कितनी है देने के लिए। ये देखो काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। जब सिस्टम कह लें कि एलजीएनएस की एपीवाई को सेट करता है ना, तो ये इंफॉर्मेशन चेक होती हैं, ये आप यहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा चेक होती है किस तरह से, वो इंशाल्लाह मैं पढ़ के जब सारी चीजें करके फिर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। लेकिन आप लोगों को इतना अभी समझ आना जरूरी है कि ये जो हर 8 घंटे के बाद चेकिंग होती है ना, इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की चेकिंग होती है कि टोटल मिंटिंग रेट क्या चल रहा है, स्टेकिंग रेट क्या चल रहा है। ये चीजें चेक करने के बाद सिस्टम को पता लगता है कि सिस्टम के अंदर क्या चीज है, क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, क्या टोकन ज्यादा निकल रहा है, टोकन ज्यादा आ रहा है, क्या हो रहा है। उस बिना के ऊपर सिस्टम जो है ना अपनी एपीवाई को सेट करता है, ठीक है। ये भले ही आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लें। अगर आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, जैसे कि आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, और पार्टी का एक किचन है, ठीक है, जहां पे खाना बन रहा है। तो देखो खाना किस रफ्तार से बन रहा है और जो पार्टी में मौजूद है वो कितना खा रहे हैं, ठीक है। ये चीज देखो डिटरमाइन करेगी कि आगे खाना फिर किस तरह से है लोगों को। मेरी बात शायद आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है। लेट्स से कि किचन में खाना बन रहा है, बाहर 80 लोग हैं, और फिर आप देखें कि कितने लोग खा रहे हैं कितने लोग नहीं खा रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खाने को जो किचन में बन रहा है। तो कुछ इसी तरह का एलजीएनएस का भी एपीवाई मैकेनिज्म काम करता है। पहले ये चेक किया जाता है कि रेट क्या चल रहा है मिंटिंग का, फिर उसके बाद स्टेकिंग रेट क्या चल रहा है टोकन का सिस्टम के अंदर। इस तरह से डिटरमाइन होगा कि कितना जो है ना इस वक्त एपीवाई देना सिस्टम के लिए अच्छा है या सिस्टम के लिए खतरनाक है। उस तरह से ये सारी चीजें डिटरमाइन होती है। तो यार मैंने देखो बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको कहा है वर्ड टू वर्ड में तभी आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब सारी चीजों को मैं खुद से इसको बहुत अच्छे से कर लूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन जनरल जो होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, हायर एपीवाई कभी भी सिस्टम के लिए ठीक नहीं होती है। ये भी भले पता होना चाहिए आपको। हायर एपीवाई कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं होती है। हायर एपीवाई का मतलब उसमें बहुत कम वॉल्यूम है, बहुत कम लोग हैं, और सिस्टम बहुत ज्यादा टोकन जनरेट कर रहा है, जिसके अंदर मार्केट से जिससे एक चीज जाहिर होती है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आना है, मार्केट के अंदर टोकन की वैल्यू गिर जानी है। इसकी बहुत एक बड़ी मिसाल आप दे सकते हैं। जब इस स्टार्ट के अंदर सिस्टम शुरू हुआ था उस टाइम 1% डेली मिल रहा था। गालिबन आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कि जब हमने ज्वाइन किया था तो मेरे ख्याल में कोई जो ना 2600 2700 एपीवाई मिल रही थी, ठीक है। 2600 2700 एपीवाई मिल रही थी, उसका नतीजा क्या था, पहले कि जब ये सिस्टम शुरू हुआ था 3300% एपीवाई मिल रही थी लेट से। तो इसका नतीजा क्या था,
देखो हायर एपीवाई कभी भी सिस्टम के लिए ठीक नहीं होती है, ये भले ही आपको पता हो। उसके नतीजे में क्या हुआ, जो टोकन का रेट 80 से $85 था, वो देखें आपके सामने अभी कहां तक आ गया, $9 तक आ गया है, $8 तक आ गया है। तो हायर एपीवाई कभी भी ठीक होती है, इसका मतलब यहाँ पे जो टोकन है वो ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं, वॉल्यूम कम है, लोग कम है। लोग कम है इसका मतलब मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस कम है। अब ये ज्यादा होगा तो अच्छी चीज है, नहीं तो फिर ये बड़ा खतरनाक है, सिस्टम बहुत इजीली कोलैप्स हो सकता है, लिक्विडिटी भी कम होगी। लेकिन जब बात अगर हम करते हैं कि उसकी जो एपीवाई कम होती है, तो इसका मतलब ये इन्फ्लेशन कम हो सकता है, मार्केट के अंदर तो कम रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी, मार्केट के अंदर स्टेकर्स या होल्डर्स ज्यादा हैं, जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा हुई है। ये हमेशा इसको जो है ना आप याद रख लें, हायर एपीवाई इज इक्वल टू, स्क्रीन शेयर करता हूं तो स्क्रीन के ऊपर लोड आता है जो ना, फिर उसके बाद आपको पता है इंटरनेट वीक होने की वजह से वो जो स्क्रीन है वो कट हो जाती है, ठीक है। तो अभी आखिरी कुछ चीजें हैं, आई होप कि अब आप लोगों को ये चीजें तो समझ आ गई होंगी कि एपीवाई जो है ना क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होती है, ठीक है। और मतलब मोटा मोटा थोड़ा सा सिंपल आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक। लेकिन अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझनी है, वो ये है कि अक्सर मेंबर्स पैनिक हो जाते हैं मार्केट की सिचुएशन में। मार्केट जब थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती है, थोड़ा सा करेक्शन होती है, थोड़ा सा टोकन डाउन होता है, एपीवाई डाउन होता है, तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो मेरी नसीहत को पिक कर लेंगे तो उनके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा, ना वो करेक्शन में डरेंगे, ना वो इस तरह की चीजों में डरेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बल्कि उनके पास एक प्लान है। तो हमेशा प्लान के ऊपर चलो, ठीक है। किसी ने कहा था कि एक जीनियस जो है ना, वो बगैर प्लान के उस बेवकूफ से बहुत हद तक कम है जिसके पास प्लान है। मतलब एक बंदा बेवकूफ है लेकिन वो अपने प्लान के ऊपर चल रहा है, लेट्स से कि उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लानिंग है, और वो इमोशंस को साइड पे रखते हुए अपने प्लान और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चीजों को करता है। फिर भले ही कितना ही अच्छा जीनियस बंदा क्यों नहीं, अगर उसके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, तो फिर भाई एट द एंड वो ठोकर ही खाएगा। तो मोरल मोरल ऑफ स्टोरी स्टोरी ये है कि आपने क्या करना है, आपके पास प्लान होना चाहिए। अब जिस तरह जब भी करेक्शन होती है, सब लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब कितना विड्रॉ करें, कब विड्रॉ करें, दोबारा वेट करें टोकन के रेट के अप जाने का। यार किसने आपको कहा है कि टोकन के रेट पर ही आपने विड्रॉस को जो है ना कह लें कि फायर करना है? ऐसा तो किसी ने भी आपको नहीं कहा कि टोकन का रेट अप होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, वगरना नहीं। भाई ये कौन सी लॉजिक है? देखो, आज से अगर 1 2 4 5 महीने पहले जब रेट $16 था, किसी ने उस टाइम 2 टोकन विड्रॉ किए थे, ठीक है, तो उस टाइम उसको मिले थे $32। इसको ये बड़ी लॉजिक है। उस टाइम उसने 2 एलजीएनएस किए थे $32 पे, ठीक है। और आज उसको कितने करने पड़ते हैं? 4। ये देखो आपको समझना जरूरी है। उस टाइम 2 टोकन पर आपको 32 मिले थे, यहाँ पे आपको 4 टोकन विड्रॉ करने पड़ते हैं। तो रेट ना देखो कि ऊपर जाएगा तो ही विड्रॉ करना है, नीचे गया तो मैंने विड्रॉ नहीं करना। भाई आपका प्लान होना चाहिए ना, आपने अपने प्लान के ऊपर चलना है, आपका एक रूल होना चाहिए, एक डिफाइंड रूल होना चाहिए कि भाई इस पर इस तरह से मैंने करना है। अब जनरली मैं अपनी टीम को 2 चीजें सजेस्ट करता हूं, या तो देखो आप नेटवर्कर होंगे, या तो आप इन्वेस्टर होंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरी राय आपके लिए नेटवर्किंग के लिए भी है कि आप थोड़ी सी नेटवर्किंग भी करें। या तो आप देखो नेटवर्क करें, या तो आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा आप नेटवर्किंग कर लें, पहली मेरी एडवाइस आपको ये है। बाकी अगर आप नेटवर्क करें तो फिर ये एडवाइस आपके लिए जरूर है कि आपकी जो स्टेकिंग है उसके ऊपर ज्यादा रिलाय ना करें। सिंस आप नेटवर्क करें ना, आप नेटवर्क करें, आप मेहनत कर रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं, तो आपने जो पैसा लगाया हुआ है उसको ज्यादा ना देखें कि मैंने कितना लगाया हुआ है, कितना विड्रॉ करूं, क्योंकि आप नेटवर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब नेटवर्कर क्या होता है, जनरली उसके पास टीम होती है और उस टीम से उसको प्रॉफिट आ रहा होता है। अब मैं हमेशा अपनी टीम को ये सजेस्ट करता हूं कि देखो, जब नेटवर्किंग से आपको जितना भी पैसा आता है, इसके बाद आपको जो कुछ पैसा आ रहा है उसका कुछ परसेंट दोबारा लगाओ। जब तक आपकी आईडी ग्रो नहीं करेगी आप ज्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो टीम से आ रहा है उसको घर लेते जाओ, जो टीम से आ रहा है वो घर लेते जाओ, जो टीम से आ रहा है वो घर लेते जाओ। ऐसे तो आपकी प्रोग्रेस भले ही विड्रॉ के मामले में ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ग्रो तो आप नहीं कर पा रहे हैं ना, अपनी इनकम को बूस्ट तो नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये चीज जरूरी है कि जो आपको टीम की मद में आ रहा है, लेट्स से कि $10 आ रहे हैं, तो उस $10 का कुछ इन्वेस्ट